वो कई दिन से सिद्दीकी को टाल रही थी, कतई नहीं मिली थी। अपने कमरे से फोन पर उससे कह देती थी कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, नहीं मिल सकेगी, लेकिन अब तो मिलना ही पड़ेगा। उसने सोचा। दफातन घंटी की आवाज पर चौंक पड़ी। उठकर बाहर आई। सिद्दीकी सामने बरामदे में खड़ा था। ओ, उसके लहजे में तहीर था। ये तुम हो? वो उसके अजीब व गरीब सब्ज रंग के लिबास को हैरत से देख रहा था। वो जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, खुश आमदीद। लेकिन ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मजबूरी है, आओ अंदर बैठो। लेकिन प्रोफेसर तो इस वक्त मौजूद नहीं। वो उसके साथ ड्राइंग रूम में आया। यकीन करो, इस लिबास में तुम कदीम मिस्र की कोई देवी मालूम होती हो। सिद्दीकी ने कहा, ओ माफ करना, तुम्हें इस लिबास में देखकर कुछ ऐसा मबूवत हुआ कि तुम्हारी खैरियत पूछना भूल गया। शुक्रिया, इस वक्त तो बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे बेहद तशवीश थी और हकीकत तो ये है कि यही तशवीश मुझे यहाँ तक लाई है। प्रोफेसर से मुलाकात के ख्याल से हरगिज नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिद्दीकी, इस मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं। एक बात समझ में नहीं आई, जब प्रोफेसर किसी से मिलते ही नहीं तो फिर तुम्हें इस किस्म के लिबास में क्यों रहना पड़ता है? मैं नहीं जानती। प्रोफेसर का हुक्म यही है कि उस मखसूस कमरे में जहाँ बैठकर मैं काम करती हूँ, ये लिबास पहने बगैर दाखिल ना हूँ, और मेरे साथ कोई ऐसी चीज ना हो जिसका रंग सब्ज के अलावा कुछ और हो। बड़ी अजीब बात है। बाज़ रूहें किसी मखसूस रंग को पसंद करती हैं। रूहें? जी हाँ, प्रोफेसर रूहानियत के माहिर हैं। ओ, तो क्या हाजरात वगैरह का चक्कर भी है? कतई है। महज सितारा शिनासी से काम नहीं चलता। सितारों के हिसाबात बाज औकात गलत भी हो जाते, लेकिन रूहों के लगाए हुए अहकामात 100% दुरुस्त साबित होते हैं। सिद्दीकी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद भर्राई हुई आवाज में बोला, सच बताओ, क्या तुम भी कोई रूह तो नहीं हो? जाहिर है कि मैं जी रूह हूँ, राफिया ने बेदिली से हंसकर कहा। ये बात नहीं मिस सुमनाफ, पता नहीं मैं क्या महसूस करता हूँ। तुम्हारी आंखें मुझे ऐसे धनलोगों की याद दिलाती हैं जिनसे हजारा साल पहले गुजरा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कई जन्म लिए हों। ऐसी ऐसी तस्वीरें जहन में उभरती हैं जिनसे यगानगत का एहसास तो होता है, लेकिन मैं उन्हें वाज़ेह तौर पर पहचान नहीं सकता। राफिया हैरत से मुंह खोले उसे देखती रही और वो कहता रहा, अजीब सी खुशबुएं जहन में लहराती हैं जो ना तो गैर मानूस हैं और ना साफ पहचानी जाती हैं। तुमसे मिलने से पहले तो ऐसे एहसासात का दूर दूर तक पता नहीं था। वो खामोश हो गया। भला मैं इसके बारे में क्या? आजकल अजीब से ख्वाब नजर आते हैं। पिछली रात देखा था जैसे ये दोनों आंखें पहल कर बेकरा खलाओं पर मोहित हो गई। फिर एक ऐसी बस्ती नजर आई जिसमें अजीब वजह के मकानात दिखाई दिए। बस्ती के लोगों के मलबूसात भी मेरे लिए नए थे, लेकिन वो जाने क्यों अजनबियत का एहसास नहीं होता था। मैंने तुम्हें देखा, तुम भी उन्हीं लोगों के लिबास में थी। फिर तुम्हारे करीब ही एक ऐसा जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया कि मैं बेसाख्ता चीख पड़ा और मेरी आंख खुल गई। जानती हो वो चेहरा किसका था? मेरा 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 कहते वक्त उसकी आवाज मुजहमिल हो गई थी। गला रंध गया था। ऐसा मालूम होता था जैसे बात के अल्फाज आंसू बनकर आंखों से छलक पड़ेंगे। बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं आप मिस्टर सिद्दीकी। यह हकीकत है, क्या तुम मेरी इस कैफियत का तस्करा प्रोफेसर से ना करोगी? जरूर करूंगी मिस्टर सिद्दीकी। फिर मैंने दोबारा सोना चाहा था। मैं चाहता था कि वही ख्वाब उसी जगह से फिर शुरू हो जाए जहां से टूटा था। आपने ऐसा क्यों चाहा था मिस्टर सिद्दीकी? इस बार राफिया की आवाज किसी कदर गुस्सीली थी। मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। खुदा के लिए मेरे बारे में कोई बुरी राय कायम न करना सुमनाफ। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अच्छा मिस्टर सिद्दीकी, अब तुम जाओ। प्रोफेसर इसे पसंद नहीं करते कि उनका कोई मौकिल उनके तलब किए बगैर यहाँ आए। मैं चला जाऊंगा, लेकिन 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 क्या? राफिया के लहजे में सख्ती थी। कुछ नहीं, वो भर्राई हुई आवाज में बोला और कमरे से बाहर निकल गया। राफिया जहां थी वहीं बैठी रह गई। उसे रुखसत करने बरामदे तक भी न आई। खून खौल रहा था। आखिर खुद को समझता क्या है ये अहमक? क्या वो इन बातों का मतलब नहीं समझ सकती? ये कमबख्त किसी को भी अलग थलग नहीं रहने देते। जो भी है किसी न किसी का मुतलाशी। जिस तक रसाई हो जाए वही उन्हें ख्वाब दिखाने लगती है। सुअर का बच्चा। वो ख्यालात में खोई रही। कुछ देर बाद कदमों की चाप सुनकर चौंकी। प्रोफेसर कमरे में दाखिल हो रहा था। ये यहाँ क्यों आया था?
मैं नहीं जानती। आपने उसकी गुफ्तगू तो सुनी ही होगी, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि उसका जवाब मेरे पास तो ना होना चाहिए। तुम किस लहजे में गुफ्तगू कर रही हो? हम दोनों पार्टनर हैं मिस्टर विलानी। वो तनकर खड़ी होती हुई बोली। क्या तुम उसके हाथों गारत होना चाहते हो, जो मेरी हमशक्ल थी और वो जो हर वक्त मेरी निगरानी करती है? नहीं। विलानी की आवाज़ कांप रही थी। मुझे माफ़ करना बेबी, मैं भी आखिर तुम्हारी ही तरह इंसान हूँ। बिलाशुबा तुम्हारा दर्जा मुझसे बुलंद है, मैं सिर्फ पुजारी हूँ और तुम उसकी हम शबिया हो। मुझे माफ़ कर दो। क्या वो मुझे गंदगी की तरफ नहीं धकेलना चाहता? रूह जाने बेबी, तुम खुद ही मालूम कर सकती हो। मैं तो एक हकीर सा जर्रा हूँ उसके सामने। बस तो फिर अब मुझे रूही के मशवरों पर अमल करने दो। जैसे तुम्हारी मर्जी बेबी। मैं तो खुदा के लिए उससे कह देना कि मुझे माफ़ कर दे। मैं नहीं जानता था कि वो बराह रास्त तुम्हें ही अहकामात दे रही है। राफिया कुछ कहे बगैर तेजी से मुड़ी और रूह वाले कमरे में चली आई, लेकिन वो अपने पीछे कदमों की चाप सुन रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ी। प्रोफेसर सामने दम बखुद खड़ा था, मिस्कीन सूरत बनाए। इस वक्त उसका चेहरा खौफनाक नजर आने के बजाय मज़ाक का खेस लग रहा था। प्रोफेसर विलानी, बाज़ औकात तुम बहक जाते हो, राफिया ने सर्द लहजे में कहा। मैं नहीं समझा। इस बार उसने नजर उठाई और तेवर भी कुछ बदले हुए से लगे। हमें क्या जरूरत थी कि इमरान वगैरह के मामलात में पड़ते? इस हद तक तो ठीक था कि तुमने उसे एक तकलीफ से निजात दिलाई थी। तुम्हारा ये काम नहीं कि दो दुश्मनों के दरमियान समझौता कराओ। विलानी के चेहरे की रंगत बदल गई और वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। ये बराह रास्त रूह की सरजनिश है। ये बराह रास्त वो तुम्हारे मुतालिक शुबहात में मुब्तला हो सकता है। हाँ, मैं समझता हूँ बेबी, इसलिए मैंने उसे साफ जवाब दे दिया है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने मामलात खुद निपटाओ। लेकिन बेबी, मैं इसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जोसेफ को कोई गुज़न पहुंचे, क्योंकि वो रूह के खादिमों की औलाद है। हमें इस सिलसिले में रूह के मशवरे के बगैर कोई कदम ना उठाना चाहिए। ठीक है, तुम मालूम करो और मुझे माफ़ कर दो, विलानी ने कहा और आगे बढ़ गया। सफदर शाम की चाय पीकर सिगरेट सुलगा रहा था कि पाए बाग से किसी गाड़ी की आवाज़ आई। वो उठकर खिड़की के करीब आया। उसने होंठ बींच लिए। गर्ड रोड की फियाट थी। उसने उसे उतरते देखा, फिर वो उसे आवाज़ें देती हुई अंदर आ गई। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और आंखें सुर्ख थी। पलकें भी कुछ मतूरम से नजर आई। ऐसा लगता था जैसे कुछ देर पहले रोती रही हो। वो खतरे में है। सफदर, उसे बचाओ, खुदा के लिए बचाओ। वो उसे जिंदा न छोड़ेंगे। कौन? किसकी बातें कर रही हो? सफदर के लहजे में हैरत खुद उसे भी मुतहर किए दे रही थी। इमरान, अली इमरान को। कौन अली इमरान? वही जिसे तुमने मुझे निर्वाणी बीच के हिट में दिखाया था। मैं कुछ नहीं समझा। तुम क्या कह रही हो? उसे कौन मार डालेगा? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं कहती हूँ जल्दी करो, वरना वो खत्म कर दिया जाएगा। कमाल है, मैं उससे क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा? मेरी उससे जान पहचान तो नहीं। अच्छा जाओ, बाहर देखो, आसपास कोई ऐसा आदमी तो मौजूद नहीं जो मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक आया हो। सफदर हंस पड़ा, फिर बोला, ये आखिरी मंजिल है जासूसी नावलों के शायकीन की। नहीं, मैं संजीदा हूँ, मजाक ना समझो। मैं इत्मीनान कर लेना चाहती हूँ। क्या वाकई संजीदा हो? यकीन करो सफदर, जल्दी करो। वो गिगियाई। सफदर को इस अचानक तब्दीली पर हैरत थी। वो बाहर निकल आया। दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। कई मिनट तक गर्दोपेश का जायजा लेता रहा, फिर गर्ड रोड के पास लौट आया। कोई नहीं, मुझे तो ऐसा कोई भी नजर नहीं आया जिस पर शुबा किया जा सके। लेकिन तुम्हें मेरे साथ जरूर देखा गया होगा। क्या बात हुई? लाखों ने हमें देखा होगा। मतलब ये कि उन लोगों ने जरूर देखा होगा कि जो इस मामले से ताल्लुक रखते हैं। आखिर तुम किस नावल के प्लॉट का रिहर्सल कर रही हो? मुझे भी बताओ। सफदर, उसे बचाओ खुदा के लिए, वरना मैं मरने के बाद भी सुकून ना पा सकूंगी। आखिर कैसा चक्कर है? मैं अभी तक तुम्हें धोखा देती रही हूँ। मैंने एक खास मकसद के तहत तुम्हें उस आदमी की तलाश पर उकसाया था, तफरियान नहीं। सफदर ने इस तरह आंखें निकाली जैसे अब कुछ कुछ अकल आ चली हो। हाँ, यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम पहले उसे मुत्तला कर दो किसी तरह भी। मैं उसका फोन नंबर तो जानता नहीं। तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, तन्हा। हाँ, इस बार तो तन्हा ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे समझ लूं कि इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा? यकीन करो, ये धोखा नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया है। फिर किसी किस्म का फरेब होता
तो तुम्हें बताती क्यों? तो मुझे इससे क्या कहना होगा? यही कि उसके दुश्मनों को इल्म हो गया है कि वो इस वक्त कहाँ है, लिहाजा उसे वो जगह फौरन छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेकअप में जाओगे, सफदर ने कहा लगाया। हंसो नहीं, वो झुंझला गई। तुम शायद मुझे पूरा जासूस बना देने पर तुल गई हो। मैं क्या जानूं मेकअप किस चिड़िया का नाम है। मैं तो जानती हूँ, सामान भी साथ लाई हूँ। उसने अपने वैनिटी बैग को थपकते हुए कहा। मुझे स्टेज ड्रामों से दिलचस्पी रही है, खुद भी इनमें हिस्सा लेती रही हूँ। उसी जमाने में कई किस्म के मेकअप के तरीके सीखे थे। चलो सिंगार में इसकी तरफ। थोड़ी ही देर बाद सफदर ने अपने चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और घनी मूछें देखी, जो इतनी घनी थी कि ऊपरी होंठ बिल्कुल छुप गया था। अब धूप की ऐनक लगा लो, तुम्हें कोई ना पहचान सकेगा, गर्ट्रूड ने कहा। लेकिन मेकअप में जाना क्यों जरूरी है? मैं कह चुकी हूं ना कि किसी तीसरे को भी आलाकार बनने का इल्म हो चुका है। हो सकता है उसने तुम्हारी भी निगरानी कराई हो, इसलिए तुम्हें दोबारा उधर जाते देखकर वो शुबे में मुब्तला हो सकता है। लेकिन वो तीसरा कौन है? अभी जा भी चुको किसी सूरत से। वापसी पर बताऊंगी, मैं यहीं तुम्हारी मुंतजिर रहूंगी। सफदर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, मैं समझ गया। क्या समझ गए? तुम किसी तरह मुझसे उस हरकत का इंतकाम लेने की कोशिश कर रही हो। नहीं सफदर, हरगिज नहीं। मासूम मरियम की कसम, यसु की कसम, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी उसी हरकत ने तो मुझे राह रास्त पर लगाया है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं तुम्हारी कसम पर एतबार करके जा रहा हूँ, तुम मुझे झूठा ना पाओगे। सफदर ने बाहर निकलकर उसी हयत कज़ाई में स्कूटर संभाला और किसी ऐसे टेलीफोन की तलाश में रवाना हो गया जहां से X2 को इस नए डेवलपमेंट से आगाह कर सके। एक जगह एक ऐसा ही टेलीफोन बूथ मिल ही गया जो बिल्कुल खाली था। सफदर ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया और सिक्का डालकर राना पैलेस के नंबर डायल करने लगा। उसने मुख्तसरन नए हालात के बारे में बताते हुए मशवरा तलब किया। दूसरी तरफ से X2 की आवाज आई, तुम उतना वक्त इधर उधर गुजार दो जितने में बीच तक जाकर वापस आ सकते हो, फिर उससे जाकर कह देना कि उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर आए हो। बहुत बेहतर जनाब, बस फिलहाल खामोशी से हालात का जायजा लेते रहो। सफदर ने दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज सुनकर रिसीवर हुक से लगा दिया। अब कुछ वक्त बाहर ही गुजारना था जो गुजरता रहा। वैसे जब वो दोबारा घर पहुंचा तो गर्ट्रूड हस्बे वादा उसकी मुंतजिर नहीं थी, लेकिन जाते जाते उसने जरूरी समझा था कि उसकी वादा खिलाफी के जवाब में एक तहरीर छोड़ जाती। उसने लिखा था, सफदर डियर, मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुनासिब नहीं समझती कि इस वक्त अस्पताल की कंपाउंड से बाहर पाई जाऊं। तवक्को है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। अगर हालत संभली रही तो जल्दी ही फिर मिलूंगी। सफदर ने इसकी इत्तला भी X2 तक पहुंचा दी और उधर से हिदायत मिली कि वो भी घर ही तक महदूद रहे। समंदर की जानिब से तेज और खुश्क हवा बह रही थी। इमरान ने तवील अंगड़ाई ली और खिड़की के पास से हट आया। बाहर अंधेरा फैल गया था। वो किसी गहरी सोच में मालूम होता था। कुछ देर बाद उसने फोन पर राना पैलेस के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनकर कोड वर्ड्स में कहा, डेविड को सांप से डसवा कर पलरिन नाल की सड़क के करीब वाली झाड़ियों पर डलवा दो। उसके जिस्म पर ऐसे कपड़े होने चाहिए जैसे उसने गायब हो जाने के बाद से जंगल ही में जिंदगी बसर की हो। लेकिन ब्लैक जीरो दूसरी तरफ से हकलाया, जो कुछ कह रहा हूँ उसके खिलाफ ना होना चाहिए। उनमें से जो भी हाथ लगा उसे बहरहाल किसी न किसी बहाने मरना ही होगा। हालात का तकाजा यही है। क्या आप किसी खास नतीजे पर पहुंच चुके हैं? हाँ, इमरान गुर्राया। बहरहाल उसे झाड़ियों में डलवाने के बाद किसी भी थाने को फोन कर देना कि फला जगह एक अंग्रेज मरा पड़ा है। लफ्ज अंग्रेजी इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि आम आदमी हर सफेद फार्म को अंग्रेजी कहता है। बस। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और फोन के पास से हटता हुआ बड़बड़ाया, बास्टर्ड्स। उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बोल्ड किए, हत्ता के रोशनदान के शीशे भी खुले ना रहने दिए और फिर वो मसहरी पर लेट गया। तकिए के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर को टटोला और बाएं करवट होकर आंखें बंद कर ली। निर्वाणी बीच के हटों की इस बस्ती में आहिस्ता आहिस्ता सुकूत तारी होता जा रहा था। हटों के रोशनदानों में कहीं धुंधली रोशनी नजर आ रही थी और कहीं तेज रोशनी। साहिल से टकराने वाली लहरों का शोर कभी कभी तेज हो जाता। तकरीबन 11 बजे हेड के किसी गोशे से
तेज किस्म की घंटी की आवाज आई और इमरान उछल पड़ा। घंटी बदस्तूर बज रही थी। वो आवाज की तरफ झपटा। जहां रुका था उस कमरे का दरवाजा बंद था और उसी कमरे से घंटी की आवाज आ रही थी। कुफल के सुराग से अंदर झांकते ही अंदाजा हो गया कि उसकी स्कीम कामयाब हुई है, लेकिन जरूरी नहीं था कि इस वक्त भी हेड के बाहर भी किसी किस्म का खतरा मौजूद ना होता। फिर उसने दीवार से लगे हुए एक स्विच बोर्ड पर हाथ रखा ही था कि घंटी की आवाज खत्म हो गई। अब वो दबे पांव बाहर जा रहा था। पहले एक खिड़की खोली, चंद लम्हे अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा, फिर बाहर निकल आया। लहरों के शोर के अलावा और किसी किस्म की आवाज नहीं सुनाई देती थी। हेड की पुश्त पर एक बड़ी सी वैन खड़ी दिखाई दी। इतना गहरा अंधेरा भी नहीं था कि वो वैन की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का अंदाजा न कर सकता। अगली सीट बिल्कुल खाली थी। करीब पहुंचकर बोनट पर हाथ रख दिया। इंजन गर्म था। वैन का पिछला हिस्सा खाली था। वो तेजी से वापस हुआ। हेड में दाखिल होकर फिर उसी कमरे के सामने पहुंचा जहां घंटी की आवाज आई थी। जेब से कुंजी निकालकर दरवाजे का कुफल खोला। कमरे में धुंधली सी रोशनी थी और ऐसा मालूम होता था जैसे फर्श पर कई रीछ एक दूसरे से गुते हुए कलाबाजियां खा रहे हों। इमरान ने एक स्विच ऑन किया। कमरे में तेज किस्म की रोशनी फैल गई और तब मालूम हुआ कि ये रीछ नहीं बल्कि दो आदमी हैं जो एक जाल में फंसे हुए उससे निकल जाने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, इमरान गुर्राया। बेहिस वो हरकत हो जाओ। तुम्हारे हाथ मुझे नजर आने चाहिए वरना गोली मार दूंगा। उन्होंने बेचूं वो जरा तामील की। ये देसी ही थे। ओहो, तो ये तुम हो नरेश, बहुत अच्छे, इमरान ने कहा। बड़ी ज्यादती होगी। अगर मैं इस मुलाकात को एक एजाजी दावत में तब्दील ना कर सका तो इसे अपनी बदनसीबी समझूंगा। मुझे तवक्को है कि तुम भी मुझे जानते ही होगे। उनमें से कोई कुछ न बोला। इमरान खड़ा कहता रहा, क्या तुम मुझे इतना ही अहमक समझते हो कि मैं इतना बड़ा रोशनदान यूं ही खुला रहने दूंगा जिससे गुजर कर कोई मेरा खात्मा कर सके? दो आदमी बैक वक्त इस रोशनदान से गुजर सकते हैं। मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त ही निकला कि तुम्हारे आका अब अपने सफेद साथियों को ऐसे कामों पर नहीं लगाएंगे। वो दोनों अब भी खामोश रहे